नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनु मिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईएएस कैसे बने। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सपना होता है, जिनका इंटरेस्ट है कि वो आईएएस की जॉब करे, वो आईएएस बने। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आईएएस बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, इसके लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। ये सारी चीजें जो है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इसी के साथ आईएएस कैसे बने, इसमें हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ इसका परसेंटेज रिक्वायर क्या है ये भी हम लोग जानेंगे, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं ये हम लोग जानेंगे, साथ ही साथ कितनी सैलरी आपको मिलती है अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डीपली देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज आईएएस। आईएएस क्या होता है? तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जी हाँ फ्रेंड्स, आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जो कि बहुत सारे लोग जो है आईएएस बनना चाहते हैं। और आईएएस जो है आपका नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, यानी कि जो आईएएस एग्जाम होता है वो आपका नेशनल लेवल पे होता है और इसे जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इसके लिए आप जो है सीएसई यानी कि आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है। अगर आप एक आईएएस बनना चाहते हैं तो आप जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और सीएससी का एग्जाम देते हैं। और फ्रेंड्स, जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है यानी कि सीएससी के अंतर्गत जो है आपका केवल आईएएस ही नहीं होता है। जो भी बंदा सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है वो ये ना समझे कि वो केवल आईएएस ही बन सकता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे जॉब जो है आते हैं, बहुत सारी पोस्ट आती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इसी तरीके से 24 जो है पद इसके अंतर्गत, 24 सर्विसेज जो है इसके अंतर्गत आती है। तो अगर आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें से किसी भी पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल आईएएस ही बनेंगे, आप इसमें से कुछ भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवल आईएएस के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं कि जॉब पोस्ट क्या है। अगर आप एक आईएएस बनते हैं तो इसमें जो है आप किस पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं, आप क्या बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक आईएएस बनते हैं तो जितने भी डीएम, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या फिर जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो सभी के सभी जो है आईएएस होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। अगर आप एक आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप आईएएस बन सकते हैं। यानी कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं तो जो है आप एक आईएएस बन सकते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स, आप बैचलर डिग्री में आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी या फिर बीसीए, बीबीए या फिर कोई भी मेडिकल कोर्स किया है या इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, यानी कि मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग में आपने बैचलर डिग्री किया है, तो आप जो है आईएएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि आईएएस बनने के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। यानी कि अगर आप आईएएस या फिर आईपीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो इन दोनों के लिए जो है आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जितने भी सर्विसेज हैं, जैसे कि आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, इस तरीके जितने भी हैं, इनके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप जो है माइग्रेट हो सकते हैं। लेकिन आईएएस और आईपीएस के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके एज लिमिट की कि आईएएस बनने के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो अगर आप जनरल के हैं तो जनरल के लिए 21 से 32 साल है, और अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी के लिए 21 से 35 साल का है, और एससी एसटी के हैं तो 21 से 37 साल का जो है आपका एज लिमिट है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक आईएएस बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कि हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आप मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी के हैं तो आप मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप एससी एसटी के हैं तो इसमें नो लिमिट्स होती है, यानी कि अगर आप एससी एसटी के हैं
तो आप जितना चाहें उतना जो है आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसमें आपका कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने जो है अटेम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल के हैं तो जनरल के लिए मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट, और अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी के लिए मैक्सिमम जो है 9 अटेम्प्ट होता है। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं और आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो भी उस अटेम्प्ट को काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और किसी कारणवश आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं, आपका एग्ज़ाम छूट जाता है या फिर किसी भी कारणवश जो है आप एग्ज़ाम हाल में नहीं बैठते हैं, आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो आपका जो वो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। वही अटेम्प्ट काउंट होगा जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कुछ एज में आपका यहाँ पर छूट मिला हुआ है। जैसे कि अगर आप SC ST के हैं तो इसमें आपको 5 साल का छूट मिलता है। अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 ईयर का छूट मिलता है। और अगर आप डिफेंस सर्विसेज हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। और अगर आप ECOS या फिर SSCOS हैं तो आपको 5 ईयर का छूट मिलेगा। और अगर आप ब्लाइंड या फिर डीफ हैं तो आपको जो है 10 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या हैं, किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको प्री एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद मेंस, और उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू देना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तब जाके जो है अगर आप ये तीनों ही स्टेप में क्वालिफाई होते हैं तो आप जो है एक IAS बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें प्री की, कि प्री का एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, प्री में जो है आपका जो नंबर ऑफ पेपर होता है, इसमें 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो है आपका 2 घंटे का होता है और ये जनरल स्टडी का आपका पेपर होता है, जिसमें आपके 200 मार्क्स होते हैं और क्वेश्चन की संख्या आपकी 100 होती है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पेपर होता है वो CSET का पेपर होता है। इसमें भी आपको 2 घंटे टाइम मिलते हैं और इसमें जो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 80 होता है, लेकिन मार्क्स आपके उतने ही होते हैं 200 मार्क्स के। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका CSET का एग्ज़ाम है, CSET का एग्ज़ाम आपका मेंस में जाने के लिए उतना मायने नहीं रखता है। इसमें केवल आपको क्वालिफाई होना होता है। मेंस में जाने के लिए जो आपका परसेंटेज चाहिए वो आपका जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज का, यही जो है आपको मेंस में जाने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें जो है आपका अच्छा से अच्छा आना चाहिए मार्क्स, और जो आपका CSET का है इसमें आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम मेंस की बात करें कि मेंस में किस टाइप का आपका पेपर होता है, किस तरीके से होता है। तो मेंस में जो है आपका 9 पेपर्स टोटल होता है, जिसमें 7 पेपर आपके मेरिट बेस होते हैं, यानी कि इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको 7 पेपर जो है मेरिट बेस होते हैं। यही जो है आपकी बहुत हेल्प करते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे परसेंटेज लाने होते हैं। और इसके अलावा जो आपका 2 पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, इसमें केवल आपको क्वालिफाई होना होता है और 33% उसमें आपको लाना होता है। और जो ये आपका 2 पेपर होता है उसमें से एक पेपर जो है आपका इंग्लिश का होता है और एक आपका लोकल लैंग्वेज का होता है। आप जिस भी लोकल एरिया में रह रहे हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज जो है आपका होता है। तो ये 2 पेपर यानी कि दोनों ही आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं। और एग्ज़ाम जो है आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, चाहे हिंदी में दें चाहे इंग्लिश में, जो भी आपकी इच्छा करे आप जो है दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो स्टेप आता है वो है इंटरव्यू। मेंस के बाद अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू में जाना होता है। इंटरव्यू में जो है आपको जैसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं वो उसका जवाब आपको देना होता है। इसमें आपका जो है बॉडी स्किल्स देखी जाती है, प्लस जो भी क्वेश्चंस आपके किए जाते हैं, जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो अपने इच्छा अनुसार जो है आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और आपका रहन सहन, आपका बॉडी स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो है आपके बोलने का तौर तरीका, रहने का तौर तरीका, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती है। और इंटरव्यू में जो है आप जब वहाँ पर एंट्री लेते हैं, जहाँ पर इंटरव्यू देने जाते हैं, वहीं से जो है आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है कि आप वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके इंटरव्यू में ही कलेक्ट होती है। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की।
तो एक आईएएस की सैलरी जो होती है वो 56,100 के आसपास होती है और बढ़ते-बढ़ते जो है ये सैलरी 2,50,000 तक पहुँच जाती है। तो अगर आप एक आईएएस हैं तो आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में 56,100 के आसपास ही रहेगी, लेकिन ये बढ़ता रहता है, बढ़ते-बढ़ते आपका 2,50,000 तक चला जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ जो है आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस बटन पे क्लिक करें और साइड में जो बेल का आइकन दिख रहा है उस पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आए, कोई भी न्यू अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।